हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री को। इसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। इसके पहले भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ा है, जिसमें हमने 1885 से लेकर 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हमने पढ़ा था। इसको हमने 3 पार्ट में बांट के पढ़ा। उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग, इसको पूरा हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। लेकिन तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल, कि बिहार में उतनी समय क्या क्या क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। क्योंकि वो जो हमने पढ़ा था वो हमने इंडिया के उस बेस पे देखा था। अभी हम देखेंगे उतनी समय बिहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो हमारा TRE 1, TRE 2, TRE 3 का एग्ज़ाम हमने जो देखा हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं वो बिहार से रिलेटेड पूछे हैं कि बिहार में उतने समय क्रांतिकारी नेता कौन थे, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो रहा था। तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से बिहार स्पेशल। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखते हैं हम कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत में क्या थी, बिहार की भूमिका हमको यहाँ से देखना है। तो देखते हैं हम 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद बिहार की स्थिति क्या थी। तो हमने बताया था कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। वहाँ से हम देखते हैं कि उसके बाद बिहार की स्थिति क्या थी। तो पहली बार बिहार ने कब भाग लिया था, किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो जो 1885 के बाद जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1886 में, इसमें बिहार ने पहली बार भाग लिया था और इसके 31 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखे रहिएगा कि बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने किस में भाग लिया था, पहली बार 1886 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। फिर उसके बाद आता है 1887 का मद्रास अधिवेशन। इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि मेन थे, शालिग्राम सिंह और गुरुग्राम सिंह। इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा था। इतना समझ में आया। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ और इस यहाँ का बम्बई अधिवेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1886 में कोलकाता का दूसरा अधिवेशन होता है, जिसमें बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसमें बिहार के 2 प्रतिनिधि मेन थे, शालिग्राम सिंह और गुरुग्राम सिंह। इन्होंने अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखा था। इस अधिवेशन में शालिग्राम सिंह ने जो थे, इन्होंने सैन्य प्रस्ताव को रखा था। गुरु प्रसाद सिंह ने लोक व्यय का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हुआ कि कौन कौन थे, शालिग्राम सिंह थे और गुरुग्राम सिंह थे। शालिग्राम सिंह ने सैन्य सेवा प्रस्ताव रखा था और गुरु प्रसाद सिंह ने लोक व्यय का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ से सक्रिय भागीदारी देखी जाने लगी थी, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं। फिर इसका परिणाम यह हुआ कि अब बिहार में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन तीव्र हो चुका था। धीरे धीरे आंदोलन भी तीव्र होने लगा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग भी, बिहार के लोग भी जागरूक हो रहे थे। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में बैठना शुरू कर दिया था, उसमें जाना शुरू कर दिया था, अपनी मांगों को रखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं पृथक बिहार की मांग की स्थिति। बिहार की जो पृथक मांग, बिहार की मांग की स्थिति हो रही थी, कहाँ से यह शुरुआत हुआ और कब जाकर यह बिहार अलग हुआ, इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। देखते हैं हम यहाँ से हम समझते हैं। तो देखिए, मुगल काल में बिहार एक सूबा हुआ करता था। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाब के अधीन हो गया था। यहाँ से क्या समझ में आया कि मुगल काल में बिहार क्या हुआ करता था, एक सूबा हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या होता है, मुगलों का पतन होता है, उसके बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद, देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इतना याद रखे रहेगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद हम देखते हैं 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। और यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश के अधीन हो गया। याद रखे रहिएगा, पहले क्या था, बिहार एक सूबा हुआ करता था। फिर उसके बाद मुगल काल का जब पतन हो गया तो यह बंगाल के नवाबों के अधिकृत हो गया। उसके बाद प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ से बिहार क्या हो जाता है, ब्रिटिश के अधीन हो जाता है, अर्थात अंग्रेजों के अधीन यहाँ से हो जाता है। इतना समझ में आया। आगे हम देखते हैं कि फिर 1894 ईस्वी में सर्वप्रथम बिहार टाइम्स नामक पत्रिका में, याद रखे रहिएगा कि कौन सी पत्रिका थी, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका थी, जिसमें पृथक बिहार अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि पृथक प्रांत की मांग की गई। इस बिहार टाइम्स पत्रिका में डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, महेश नारायण और नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय द्वारा पटना से यह निकाला गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार टाइम्स नामक पत्रिका किसने किसने निकाला था। तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर, श्री कृष्ण सहाय द्वारा। ये कहाँ से निकाला गया था, पटना से। कब निकाला गया था, 1894 में। इसमें सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग की गई थी। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं।
यहाँ से हम देखते हैं इसके बाद पृथक बिहार की मांग तेज होने लगा। बाबू महेश्वर प्रसाद द्वारा आंदोलन छेड़ दिया गया। यहाँ से क्या हुआ कि जब बिहार टाइम्स नामक पत्रिका में पृथक बिहार का मांग हुआ, इसके बाद और चलते चलते बिहार पृथक का मांग क्या हो गया, तेज होने लगा। इसमें बाबू महेश्वर प्रसाद द्वारा आंदोलन छेड़ दिया गया। 1906 में महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने पृथक बिहार की मांग की। यहाँ से इनका साथ कौन दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इनका क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। तो 1906 में कौन मांग कर रहा था, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ से इनका साथ और कौन दे रहे थे, राजेंद्र प्रसाद भी इनका समर्थन करने लगे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र सम्मेलन कराया। तो याद रखिए रहिएगा, बिहार छात्र सम्मेलन किसने कराया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करवाया था। इन्होंने छात्रों की एक अस्थायी समिति का गठन किया। 1908 में पटना में एक प्रांतीय अधिवेशन हुआ, जिसमें फखरुद्दीन द्वारा बिहार निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसको क्या कर लिया गया, प्रस्ताव को सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। कब ये किया गया था, 1908 में। क्या किया गया था, एक प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें किसने रखा था, फखरुद्दीन ने इसको रखा था। इतना याद हो गया। आगे हम देखते हैं, इस सब का परिणाम यह हुआ कि 12 दिसंबर 1911 को जब शाही दरबार का आयोजन हुआ, तो यहाँ पे कौन आए थे, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा बंगाल और बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। ठीक है, बंगाल को किससे अलग किया गया था, बिहार और उड़ीसा से। यहाँ से इतना याद रखे रहिएगा। ये देखिए, मान लीजिए, एक मिनट समझा देते हैं आपको हम कि मान लीजिए ये है पूरा बंगाल। ठीक है, इतना समझ में आया, पूरा ये एरिया था। इससे क्या किया गया कि ये बंगाल, इधर मान लीजिए इधर बंगाल को अलग कर दिया गया पूरा, और इधर वाले पार्ट में बिहार और प्लस उड़ीसा रहता। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। तो जब 1911 का हुआ था, तो उसमें क्या कर दिया गया था, केवल बंगाल को अलग कर दिया गया था। ठीक है, बिहार और ये उड़ीसा से अलग किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, 12 दिसंबर 1911 को जब शाही दरबार का आयोजन हुआ, यहाँ से बंगाल को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा घोषणा किया गया कि बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाए। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे क्या किया गया, बंगाल को अलग किया गया, फिर इसमें बिहार और कौन था, उड़ीसा था। फिर उसके बाद 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा क्या किया गया, यहाँ से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से उड़ीसा कट हो गया, तो अब कौन बचा, केवल बिहार बचा। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार का निर्माण हुआ, बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया। तो याद रखे रहिएगा, घोषणा कब हुआ था, 1935 में, और ये अलग कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद सन 2000 में बिहार से झारखंड को भी अलग कर। देखिए बिहार का कितने पार्ट हुए, पहले ये था, इससे पहले बंगाल कट हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ से उड़ीसा कट हुआ, उसके बाद यहाँ से सन 2000 में झारखंड कट हुआ। अब यहाँ पे वर्तमान में इतना बिहार बचा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बिहार में स्वदेशी आंदोलन की स्थिति क्या थी। बिहार में स्वदेशी आंदोलन की स्थिति अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से इस दौरान बिहार में बहुत सारी घटनाएं घटी थी। बंगाल विभाजन 1905 में होने के बाद हम देख लेते हैं बंगाल विभाजन क्यों हुआ था। यहाँ से देखिए, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव दिसंबर 1903 में अंग्रेजों द्वारा रखा गया था। इस प्रस्ताव के विरुद्ध कई बैठकें हुई। बंगाल के नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पृथ्वी चंद्र राय ने बंगाली हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की थी। इस विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था कि भारत की अखंडता को नष्ट करना था। अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि भारत की अखंडता को नष्ट कर दिया जाए। बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव के विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। इतना याद रखिए रहेगा कि इसका घोषणा कब हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किसके, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था इसी के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया। तो याद रखे रहिएगा कि ये आंदोलन का जो विचार था स्वदेशी आंदोलन का, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था। तो ये विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के समाचार पत्र संजीवनी में 1905 में यह प्रस्तुत किया गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। गणेश देवस्कर की एक रचना है देशेर कथा। ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये पूछा था कि देशेर किसकी कथा है, तो ये गणेश देवस्कर की कथा है, जिसमें इसमें क्या किया गया है, बंगाल विभाजन के बारे में इसमें लिखा गया है।
बंगाल विभाजन या बंग भंग का प्रस्ताव बिहार पर पड़ा, क्योंकि इस समय बिहार बंगाल का अंग था। क्योंकि जो बिहार बंगाल जो अलग हुआ था, ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। बिहार में बंग भंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता आरंभिक नेता जो थे ज्ञानेंद्र नाथ थे। याद रखी रहिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार में बंग भंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता या आरंभिक नेता कौन थे? तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ थे। केदारनाथ बनर्जी और बाबा ठाकुरदास सिंह इनके साथ थे। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ कौन थे, इनके बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ यह पेशे से एक चिकित्सक थे। जब यह क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होने लगे तो इनका नाम परिवर्तित होता है तथा इनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद हो जाता है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। इसके बाद दूसरे कौन थे? बाबा ठाकुरदास, इनके बारे में देखते हैं। तो बाबा जी ठाकुरदास गया के निवासी थे। इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सक्रिय थे। फिर हम देखते हैं केदारनाथ बनर्जी कौन थे? तो ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ और जो ठाकुर प्रसाद थे, इन दोनों के क्या थे? ये मित्र थे। इन तीनों ने मिलकर पत्र पत्रिकाएं निकाली, लोगों के मध्य जागरूकता फैलाया और इस प्रकार से इसके साथ और क्रांतिकारी जुड़ते चले गए। फिर हम देखते हैं बिहार में उतनी समय क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो रही थी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कब हुआ था? 1908 में हुआ था। यहाँ से देखिए 30 अप्रैल को इसमें 2 नवयुवक सम्मिलित थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। हिंदी जॉर्ज किंग फोर्स की हत्या, इन्होंने क्या किया था कि जो जॉर्ज किंग फोर्स था उसकी हत्या की इन्होंने योजना बनाया था। लेकिन तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक जज था जिसका पिंगल कनेडी था तथा इसकी पत्नी और बेटी, ये जो पिंगल कनेडी था, इस हत्या में उसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या प्लान बनाया था कि जॉर्ज किंग फोर्स की हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन तो क्या होता है उतनी समय ये एक जज था पिंगल कनेडी, इसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो जाती है। ठीक है। फिर क्या होता है? अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? इनको खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा इनके ऊपर मुजफ्फरपुर बम कांड मुकदमा चलाया जाता है तथा 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी मिली जाती है। तो याद रखे रहिएगा कि यहाँ पे 2 लोग सम्मिलित थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। और प्रफुल्ल चाकी ने 2 मई 1908 को स्वयं इन्होंने आत्महत्या कर लिया था पहले ही। देखिए इन्होंने 30 अप्रैल को ये किया। फिर इसके बाद यहाँ से खुदीराम बोस को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, इन पर मुकदमा चलाया गया तथा अगस्त में इनको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। लेकिन तो जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने स्वयं आत्महत्या कर लिया था 2 मई 1908 को। ठीक है। युवा वर्ग उत्साहित, यहाँ से क्या हुआ? युवा वर्ग और उत्साही हुआ और अपने अधिकार के लिए जागरूक हो गए। स्वतंत्रता संग्राम को और गति यहाँ से मिलने लगा। ठीक है। ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, यहाँ से जब इन लोगों को फांसी दिया गया तो यहाँ से नवयुवक वर्ग जो था ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो गए तथा स्वतंत्रता संग्राम को और गति तीव्र हो गया यहाँ से। ठीक है। फिर यहाँ से देख लेते हैं बिहार में कौन कौन सी सक्रिय संस्थाएं थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो एक था सरस्वती एकेडमी, जिस 1901, इसका स्थापना कब हुआ था? 1901 में हुआ था। यह स्थापना कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा में यह स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य युवाओं के बीच में देश प्रेम की भावना को विकसित करना था। इसका नेतृत्वकर्ता कमलेश्वरी चरण सिंह और राजकिशोर प्रसाद थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। सरस्वती एकेडमी 1901 में बिहार के दरभंगा में स्थापित हुआ था। बॉयज एसोसिएशन, इसको हम देखते हैं तो इसकी स्थापना जो हुआ था दरभंगा में हुआ था सन 1909 में तथा 3 मार्च को। ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा ये कब हुआ था? 3 मार्च 1909 को इसका स्थापना हुआ था। इस संस्था से सरस्वती अकादमी के सदस्य भी जुड़े हुए थे। इसके संस्थापक सदस्य सूर्यदेव नारायण वर्मा, कमलेश्वरी चरण सिंह, जगदीश्वर प्रसाद झा तथा इसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने किया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अशफाक खान ने किया था। इसका कार्य देश प्रेम की भावना को जागृत करना, युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करना था। फिर यहाँ से हम देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन बिहार में की क्या भूमिका थी, इसमें देखते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुआ? 1916 में यह शुरू किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत इसमें देखते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद में स्वशासन के अधिकार के लिए 19 निर्वाचित सदस्यों का ज्ञापन दिया गया इसमें, जिसमें बिहार से मजहरुल हक, इन्होंने निर्वाचित सदस्य के तौर पर इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। याद रखिए रहिएगा, केंद्रीय विधान परिषद में स्वशासन के अधिकार के लिए कितने सदस्यों ने, निर्वाचित सदस्यों ने ज्ञापन दिया था?
तो 19 निर्वाचित सदस्यों ने, जिसमें से बिहार से कौन थे, मजहरूल हक थे। इन्होंने निर्वाचित सदस्य के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किया था। फिर आगे देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन के लिए बैठक किया गया और होम रूल लीग की शाखा संस्थापित करने हेतु एक बैठक बुलाई गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि होम रूल आंदोलन के लिए एक बैठक किया गया तथा इसमें क्या किया गया कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मजहरूल हक ने किया था। ठीक है, फिर 16 दिसंबर 1916 को यह बैठक हुआ था। इस बैठक में और भी अन्य सदस्य थे। ठीक है, उपाध्यक्ष इसके थे खान बहादुर, सरफराज हुसैन और राय बहादुर पुष्पेंद्र, एक मिनट ये गलत लिखा गया है, पुष्पेंद्र को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि ये जो बैठक होम रूल आंदोलन के लिए जो बैठक बुलाया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मजहरूल हक ने किया था। ये बैठक कब हुआ था, 16 दिसंबर 1916 को हुआ था यह बैठक। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, खान बहादुर, सरफराज हुसैन और राय बहादुर पुष्पेंद्र को बनाया गया था। सचिव इसके थे चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ सिंह इसके सचिव थे। अध्यक्ष इसके कौन थे, मजहरूल हक। तो यहाँ से हमको इतना याद रखना है कि उतने समय कौन था, तो उपाध्यक्ष खान बहादुर, सरफराज हुसैन थे, सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ सिंह थे, अध्यक्ष मजहरूल हक थे। चंपारण का अब देखिए एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हो रहा था उतने समय कौन सा क्षेत्र अछूता रह गया था, तो चंपारण वाला जो क्षेत्र है बिहार का वह अछूता रह गया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन का बिहार में प्रगति मुजफ्फरपुर में नेतृत्वकर्ता जनकधारी प्रसाद थे। तो याद रखे रहिएगा, जो होम रूल आंदोलन था उसमें बिहार में क्या प्रगति थी इसको देखते हैं। तो मुजफ्फरपुर में नेतृत्वकर्ता जनकधारी प्रसाद थे। जनकधारी द्वारा जो स्थापित किया गया था, उनके जो सहयोगी थे कौन थे, वकील थे, मुख्तार और व्यापारी थे। ठीक है, याद रखे रहिएगा। एनी बेसेंट 2 बार बिहार आई थी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट बिहार कब आई थी, तो 2 बार आई थी और ये कब आई थी, 1918 में आई थी। ये भी सन याद रखे रहिएगा कि कब आई थी, तो 1918 में आई थी ये 2 बार। फिर उसके बाद देखते हैं बिहार में चंपारण सत्याग्रह का क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, नील की खेती। ठीक है, तो जो बिहार का चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किसानों का एक विद्रोह था। ये याद रखे रहिएगा। चंपारण के किसान ने नील की खेती जबरन रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ का विद्रोह किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो चंपारण के किसानों ने नील की खेती जबरन रोकने के लिए, गलती से लिखा गया है, रोकने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ का विद्रोह किया। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी द्वारा किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो याद रखिए रहिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रिज किशोर प्रसाद, मौलाना मजहरूल हक, रामनवमी प्रसाद और उसके बाद शंभूकरण वर्मा। ठीक है, और कृष्ण सहाय थे। ठीक है, इतने लोग थे। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए कौन थे, JB कृपलानी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रिज किशोर प्रसाद थे, मौलाना मजहरूल हक थे, रामनवमी प्रसाद थे, शंभूकरण वर्मा और कृष्ण सहाय इनके साथ में थे। तो एग्जाम में देखिए जो हमारा BPSC TRE 1 का एग्जाम हुआ था, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे। तो इसमें से 3 नाम दिया था और उसमें से पूछा था इनमें से कौन नहीं है, और एक ऑप्शन देता है इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करके लगा लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं चंपारण के, 1 मिनट हो जाइए। यहाँ से फिर हम देखते हैं चंपारण के राजकुमार शुक्ला 27 दिसंबर 1916 को प्रसिद्ध वकील ब्रिज किशोर प्रसाद के साथ लखनऊ कांग्रेस सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। इन्होंने वहाँ पे ये गांधी जी से मिलते हैं तथा वहाँ पे क्या करते हैं, ये चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा, ये कब मिलते हैं, 27 दिसंबर 1916 को, जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा होता है वहाँ पर। कौन थे, राजकुमार शुक्ला के साथ ब्रिज किशोर प्रसाद थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं युवा पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ला से कहा था कि वह गांधी जी को चंपारण ले आएं, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों को कैसे हराया जाए, क्योंकि गांधी जी थे इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में ऐसा ये कर चुके थे। ये किसको पता था,
गणेश शंकर विद्यार्थी को पता था, इसीलिए इन्होंने राजकुमार शुक्ला से कहा था कि गांधी जी को यहाँ लेकर आएं। गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मनीष ने पहले चंपारण में नील किशन के दुर्दशा के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था इन लोगों ने। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो गणेश सत्यार्थी द्वारा बिहार में एक प्रताप नामक पत्रिका में एक लेख लिखा गया, चंपारण में अंधेरा। यह चंपारण की स्थिति को चरितार्थ कर रही थी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंपारण में अंधेरा किसने लिखा था, तो ये गणेश सत्यार्थी द्वारा एक प्रताप नामक पत्रिका में एक लेख लिखा गया था। तो ये याद रखिएगा कौन सी पत्रिका थी, प्रताप नामक पत्रिका थी। इसमें लेख लिखा गया था चंपारण में अंधेरा। किसने लिखा था, गणेश सत्यार्थी द्वारा यह किया गया था। ठीक है, यहाँ से देखते हैं 1914 में बृज किशोर प्रसाद इनकी नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन में ब्रज किशोर के द्वारा चंपारण के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया था। तो ये कब हुआ था, 1914 में ब्रज किशोर प्रसाद के इसमें बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में ब्रज किशोर के द्वारा चंपारण के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया था। फिर होता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार की बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इनमें से राजकुमार शुक्ला मुरलीधर सतवरिया नामक गांव से ये थे। तो याद रखे रहेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि राजकुमार शुक्ला कहाँ के थे, तो मुरलीधर सतवरिया नामक एक गांव है, वहाँ से थे। ने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार चंपारण के लिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं, चंपारण जाने के बाद अपने वादे को निभाते हुए गांधी जी बिहार की पहली यात्रा के लिए 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचते हैं। ये पटना में प्रसिद्ध वकील जो थे मौलाना मजहरुल हक के फ्रेजर रोड स्थित आवास पर ये रुके थे। इतना याद रखे रहिएगा कि जब गांधी जी आते हैं बिहार तो ये पटना में एक जो थे मौलाना मजहरुल हक के फ्रेजर रोड स्थित आवास पर ये रुके हुए थे। मोतिहारी जाते समय गांधी जी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो उनका स्वागत आचार्य जेबी, यहाँ पे जेबी लिखा गया है, जेबी कृपलानी ने किया था। तो याद रखे रहिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मोतिहारी जाते समय इनका स्वागत किसने किया था, तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे तो इनका स्वागत जेपी कृपलानी ने किया था, जो उस समय मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में पढ़ा रहे थे। 5 दिनों तक ये उनके घर पर रहे और अस्थायी निवासियों और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से ये वहाँ पे मिले थे। किसने, गांधी जी वहाँ पे मिले थे। फिर गांधी जी 15 अप्रैल 1916 को राजकुमार शुक्ला के साथ अविवादित चंपारण के तत्कालीन जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुँचते हैं और अमरोहा नामक गांव में संत रावत के घर पे ये रुके थे। ये भी याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर गांधी जी की लोकप्रियता से घबराकर स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन पर भारत रक्षक अधिनियम चलाया। यहाँ से याद रखे रहिएगा, 1 मिनट, अधिनियम 1915 की धारा 188 के तहत इन पर मामला दर्ज कर दिया था। ठीक है, फिर मोतिहारी जिला न्यायालय में उन्हें मजिस्ट्रेट था एक जॉर्ज चंद्र द्वारा, ये जॉर्ज है, ठीक है, जॉर्ज चंद्र द्वारा 100 रुपये की सुरक्षा का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इससे क्या हुआ, गांधी जी ने इसका इनकार कर दिया। बाद में चंपारण के लोगों द्वारा पुनर्जोर समर्थन के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। वहाँ से चंपारण आंदोलन का ये होता है 3 कटिया पद्धति, 3/20 भाग पर नील की खेती करने का वो प्रावधान था, जिसको गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, चंपारण को करते हैं, वहाँ से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन, क्योंकि चंपारण आंदोलन हम पहले गांधी जी वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो हमको केवल इंपॉर्टेंट ये देखना था कि बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, तो हमने उसको पढ़ लिया। बाकी का इसके पहले लेक्चर में हम चंपारण का ये जो नील सत्याग्रह हुआ था इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम फिर देखते हैं खिलाफत आंदोलन के दौरान बिहार में क्या हो रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब विजयी राष्ट्रों ने तुर्की सुल्तान के खलीफा पद को समाप्त कर दिया तो अंग्रेजों द्वारा कोई आश्वासन न मिलने के कारण भारतीय मुसलमानों एवं राष्ट्रवादियों का गुस्सा भड़क उठा। फलतः यहाँ से क्या हुआ कि मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन 1919 से लेकर 1923 ईस्वी में हुआ था। तो इतना याद रखे रहिएगा कि ये खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था और ये कब हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 16 जनवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था, 1 मिनट, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार करने को कहा गया। अप्रैल 1919 में पटना में शौकत अली आए थे। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा कि पटना में शौकत अली कब आए थे, ये 1919 में आए और 1920 ईस्वी तक पूरे बिहार में आंदोलन फैल गया।
इसके लिए उन्होंने मोतिहारी, छपरा, पटना, फुलवारी शरीफ में जनसभाओं को संबोधित किया था। किसने किया था? शौकत अली ने किया था। तो इतना याद रखे रहिएगा कि 16 जनवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। फिर आगे हम देखते हैं तो 1920 में यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की नींव रखी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अनुशीलन समिति की नींव किसने रखा था? तो सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में रखा था। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे? रेवती नाग थे, ये भागलपुर में, और यजुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ये यहाँ से अलग है, ठीक है, पहले इतना याद कर लीजिएगा कि मोतिहारी, छपरा, पटना, फुलवारी शरीफ जनसभाओं में संबोधित किया था। 1922 में यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट है कि सचिन नाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया था। पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखे रहिएगा। फिर हम देखते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है। तो इस आंदोलन का प्रारूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में यह पारित होता है, लेकिन बिहार में इसके पूर्व ही असहयोग आंदोलन पारित हो चुका था। 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने मुंबई अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया, जिसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने किया था। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो हसन इमाम के नेतृत्व में इंग्लैंड में एक शिष्टमंडल भेजा जा रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए। रोलेट एक्ट के काले कानून के विरुद्ध गांधी जी ने पूरे देश में जन आंदोलन छेड़ रखा था। तो याद रखे रहिएगा, ये जो असहयोग आंदोलन आया था, ये जो रोलेट एक्ट के विरोध में यह आया था, और इसको किसने छेड़ा था? गांधी जी ने यह शुरू किया था, याद रखे रहिएगा। बिहार में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुई। मुजफ्फरपुर, छपरा, गया, मुंगेर आदि स्थानों पर हड़ताल का व्यापक असर पड़ा। 11 अप्रैल 1919 को पटना में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी का गिरफ्तारी का विरोध किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के ही प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये भी याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान। फिर 20 सितंबर 1921 में से मजहरूल हक ने सदाकत आश्रय से ही मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखे रहिएगा कि मजहरूल हक ने कब निकाला था? तो 1901 में सदाकत आश्रय से ही मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय भावना के तरफ सबका ध्यान दिलाया जाए। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिससे समस्याओं का निदान किया जा सके। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी ने कलकत्ता से 15 अप्रैल 1917 को पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। कौन? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। कौन? गांधी जी ने कलकत्ता से 15 अप्रैल 1917 को ये पटना से मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। स्थानीय प्रशासन ने उन्हें आगमन एवं आचरण को गैर कानूनी घोषित कर दिया तथा उनको गिरफ्तार कर दिया। मोतिहारी की जेल में उन्हें भेज दिया गया, लेकिन अगले दिन इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया। बाद में तत्कालीन वहाँ के उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम चंपारण एग्रोरियन कमेटी पड़ा। तो अभी हमने जो चंपारण का सत्याग्रह पढ़ा ना, गांधी जी का पहला था, उसी के बारे में ये दिया गया है कि 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। लेकिन तो जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु इनको दूसरे दिन ही छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ के जो उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी के साथ एक वार्ता किया तथा वहाँ पे किसानों के कष्टों की जाँच होती है। एक समिति गठन किया जाता है, जिसका नाम चंपारण एग्रोरियन कमेटी पड़ता है। गांधी जी के कहने पर तिनकटिया व्यवस्था का अंत कर दिया जाता है। ये जो भी 1917 का हम लोग पढ़े हैं, ये वहाँ पे होता है। फिर हम देखते हैं बिहार में स्वराज पार्टी। तो चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया।
तो हमने देखा कि जो ये असहयोग आंदोलन 1920 के लगभग शुरू किया गया था, ठीक है। तो जब ये 4 या 5 फरवरी को जब चौरी चौरा का, कहीं कहीं 4 फरवरी दिया गया है, कहीं कहीं 5 फरवरी दिया गया है। तो जब चौरी चौरा का कांड होता है, इससे गांधी जी दुखी हो जाते हैं और इन्होंने क्या किया, यहाँ से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने एक स्वराज दल का इन्होंने गठन कर दिया, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन फरवरी 1923 में हुआ। नारायण प्रसाद अध्यक्ष थे इसके, अब्दुल बारी इसके सचिव थे, यूं कृष्ण सहाय तथा हरनंदन सहाय को सहायक सचिव बनाया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्वराज दल का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नारायण प्रसाद थे, सचिव इसके अब्दुल बारी थे, यूं कृष्ण सहाय तथा हरनंदन सहाय को सचिव बनाया गया। मई 1923 ईस्वी को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। 2 जून 1923 को पटना में स्वराज दल की एक बैठक हुई, जिसमें पटना, तिरहुत, छोटा नागपुर एवं भागलपुर मंडलों में भी स्वराज दल की शाखाओं को गठित करने का घोषणा किया गया। लेकिन यह आंदोलन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, इतना याद रखी रहिएगा। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ आंदोलन शुरू हुआ। ये क्यों हुआ, इसके बारे में देखते हैं। तो 1927 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक घोषणा की कि भारत में फैल रही नाराज स्थिति को समाप्ति हेतु 1928 में एक कमीशन की स्थापना की घोषणा की। कब ये किया था, 1927 में। और ये कब गठन हुआ, 1928 में। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। आगे देखते हैं। अतः इसे साइमन कमीशन कहा जाता है, किंतु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखे गए थे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोग के बहिष्कार एवं विरोध का फैसला किया। इतना याद रखे रहेगा कि जो साइमन कमीशन आया था, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध किया, बहिष्कार किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के पटना आगमन पर पूर्ण बहिष्कार कर दिया गया। कौन सा बैठक हुआ था, बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति का पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सर अली इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर देखते हैं 18 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन बिहार आ गया। हार्डिंग पार्क पटना के सामने बने विशेष प्लेटफॉर्म के सामने 30,000 राष्ट्रवादियों ने साइमन वापस जाओ के नारे से इसका स्वागत किया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई। लाठी की चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फलतः पूरे देश में विद्रोह फैल गया। कमीशन के विरोध में बिहार से राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के विरोध में बिहार से किसने नेतृत्व किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार राष्ट्रवादियों ने नारा दिया, जवानों सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। ठीक है, ये किसने दिया था, ये राष्ट्रवादियों ने। कहाँ के राष्ट्रवादियों ने, बिहार के। विरोधी नेताओं में ब्रजकिशोर जी, रामदयालु जी एवं अनुग्रह नारायण बाबू थे। इस घटना ने बिहार के लिए नई चेतना पैदा की। 1929 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के लिए संविधान बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बना, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते। तो याद रखे रहेगा, नेहरू रिपोर्ट कब है, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने। पटना में दानापुर रोड पर बना राष्ट्रीय पाठशाला बिकुला, इसमें इसके मियाँ खैरुद्दीन के मकान के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया गया। बाद में यह जगह सदाकत आश्रम के रूप में बदल गया, इतना याद रखी रहेगा। फिर नवंबर 1921 में ब्रिटिश युवराज का भारत आगमन हुआ। इसके आगमन के विरोध का फैसला किया गया। इसमें ये पहले का घटना है, इसको याद रखे रहिएगा, ठीक है, ये पहले का घटना है, ठीक है। ये नवंबर 1921 में ब्रिटिश युवराज जो थे, ये भारत इनका आते हैं। इनके आगमन के विरोध करने का फैसला किया गया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जब राजकुमार शुक्ल जो थे 22 दिसंबर 1921 को पटना आए तो पूरे शहर में हड़ताल थी। 5 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश की चौरा चौरा नामक स्थान पर उग्रभीड़ ने 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने 10 मार्च 1922 को इनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी जी को, और 6 महीना के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया था। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं
यहाँ से फिर इम्पोर्टेंट है नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन संपन्न हुआ। इसके साथ ही गांधी जी ने फरवरी 1930 में कार्यकारिणी कांग्रेस को गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दिया। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। 26 जनवरी 1930 को बिहार में 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता मनाने के उपरांत 12 मार्च को, तो याद रखे रहेगा स्वाधीनता कब मनाया गया था बिहार में, 26 जनवरी 1930 को। उसके बाद इन्होंने 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ, हमको क्या पढ़ना है बिहार में क्या हुआ था, तो बिहार में जो नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नरवास पिंड नामक स्थान पर, दरभंगा में सत्यनारायण मिश्र, मुंगेर में श्री कृष्ण ने ये किया। तो याद रखे रहिएगा कि जो 12 मार्च 1930 को जो ये शुरू होता है तथा 6 अप्रैल को यह समाप्त होता है, लेकिन तो बिहार में कब शुरू होता है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण में, पटना में 16 अप्रैल 1930 को यह शुरू होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नमक कानून को तोड़ा। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको विरोध में पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किया गया। 4 मई 1930 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों के आगे धरने का प्रस्ताव किया। इस आंदोलन के क्रम में बिहार में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया। स्वदेशी वस्त्रों की मांग पर छपरा जिले में कैदियों ने नंगा रहने का निर्णय लिया। इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। 7 अप्रैल को गांधी जी ने अपने वक्तव्य द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की सलाह दी तथा 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो यहाँ से याद रखे रहेगा नंगी हड़ताल कब हुआ था, तो नंगी हड़ताल ये छपरा जिले में कैदियों द्वारा ये किया गया था। ठीक है, और गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया, 4 मई 1923 को। और ये जो दांडी मार्च यात्रा चला था ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला हुआ था। ठीक है, फिर बेगूसराय गोलीकांड एवं बिहार किसान सभा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बेगूसराय गोलीकांड एवं बिहार किसान आंदोलन। तो बेगूसराय जो गोलीकांड हुआ था ये 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस को पूरे जोश में मनाने का निर्णय किया गया था। रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परास में एक जुलूस निकाला गया। डीएसपी वसीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दिया। यहाँ पे 6 व्यक्ति की घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये टेदीनाथ मंदिर के सामने गोलीकांड हुआ था। तो याद रखे रहेगा ये 26 जनवरी 1931 को हुआ था। फिर उसके बाद बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जोबेर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। ये इसके पहले का तो याद रखे रहेगा क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1922-23 में। दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मणों को संगठित करने हेतु बिहटा में आश्रम की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर आयोजित एक सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो याद रखे रहेगा बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1929 में। ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, तो 1929 में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर जिला के बढ़ैया ताल में प्रांतीय बिहार किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया तथा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारा ज़्यादा नहीं तो 2 चीज़ याद रखे रहिएगा कि ये जो प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था, 1929 में, तथा इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद थे। दूसरा हमको याद रखना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। ठीक है, इतना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद स्वामी थे और महासचिव प्रोफेसर NJ रंगा थे। किसके, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था। फिर हम देखते हैं बिहार में मजदूर आंदोलन, ये सब तो हमने पढ़ा है बिहार में मजदूर आंदोलन। बाकी आगे देखते हैं बिहार में संवैधानिक प्रगति और द्वैध शासन प्रणाली।
ये इतना तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम PDF आप लोग को दे देंगे, आप लोग एक बार PDF पढ़ लेंगे तो आप लोग का अच्छे से पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर बिहार में क्रांतिकाली आंदोलन में हमने ये मुजफ्फरपुर बमगाट पूरा अच्छे से पढ़ा ही है आगे, ठीक है। फिर उसके बाद आज़ाद दास्तां, यह भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हो रहा था। इसके बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम ये गुप्त गतिविधियाँ थी। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल के तराई जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापामार युद्ध एवं विदेशी शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाने लगा। बिहार प्रांतीय आजाद दास्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था, परंतु भारत सरकार के दबाव में मई 1943 में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, रामकृष्ण बेनीपुरी, बाबू श्याम नंदन, कार्तिक प्रसाद सिंह इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर जेल में डाल दिया गया। आजाद दास्ता के निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। मार्च 1943 में राजविलास नेपाल के प्रथम गुरिल्ला प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना हुआ था, ठीक है। फिर तारापुर गोलीकांड ये देख लेते हैं, ये कहाँ पे हुआ था। मुंगेर जिले के तारापुर थाना में तिरंगा फहराते हुए 60 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों आज़ादी के दीवाने मुंगेर जिला के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े थे। उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर वंदे मातरम, भारत माता की जय नारों की गूंज लिए हंसते हंसते गोलियां खाई थी। इतना याद रखिएगा। तो तारापुर गोलीकांड का ये 15 फरवरी 1932 का ये था, ठीक है। फिर इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इतना याद रखिएगा। घटना के बाद अंग्रेजों ने शहीदों का शव वाहनों में लाद कर सुल्तानगंज की गंगा नदी में फेंक दिया था। यहाँ से केवल 13 सपूतों को ही पहचाना गया था, ठीक है। जो ज्ञात में थे ये विश्वनाथ सिंह, महिपाल सिंह, शीतल, ये सब नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा थे। फिर उसके बाद 31 जो शव थे ये अज्ञात मिले थे, इनका कोई पहचान नहीं था। कुछ शव तो गंगा की गोद में समा गए थे, इतना याद रखिएगा। फिर 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार के इतिहास वरन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक अविस्मरणीय दिन था। तो इतना याद रखिएगा। सचिवालय गोलीकांड में 7 जो महान बिहारी सपूत थे। यहाँ पे देखिए 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड ने बिहार में आंदोलन को उग्र कर दिया था। तो इतना याद रखिएगा। सचिवालय गोलीकांड इससे भी आते हैं, तो ये याद रखिएगा। उमाकांत प्रसाद सिंह जो थे ये सारण जिले के थे। रामानंद सिंह थे, ये कहाँ के थे, पटना जिले के थे। उसके सतीश प्रसाद झा थे, भागलपुर के। जगपति कुमार थे, ये कहाँ के थे, ये थे खराटी गांव में हुआ था इनका जन्म। देवी प्रपत चौधरी थे, राजेंद्र सिंह थे, राय गोविंद सिंह थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है। इसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस के बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राय के हाथों हुआ था। इतना याद रखे रहिएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा था, ठीक है। फिर इतना ही इम्पोर्टेंट है, लोग पढ़ लीजिए। इसका हम PDF दे देंगे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हमारा ये पूरा जो इम्पोर्टेंट बिहार का था ये हमारा कंप्लीट होता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा प्रीवियस ईयर है, तो इसका सीरीज हम चला रहे थे, बीच में ही रुक गया है। कुछ हमारा इसका 4-5 लेक्चर हुआ है जो BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए, उसको बाकी का हम भी लेक्चर और कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए।